हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है देवेंद्र और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। तो अगर आप यहाँ पे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कर दो। ठीक है, सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे उदासीनीकरण की एंथैल्पी यानी कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। क्या होती है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ सर्टेन टर्म्स बताता हूँ, कुछ शब्दों का हम लोग यहाँ पे मीनिंग निकाल लेते हैं। देखो, एंथैल्पी क्या होती है और न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन तो आप 10th क्लास से ही पढ़ के आए हो कि जब कभी भी कोई एसिड जो होता है ना किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, एक सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है? सॉल्ट। जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाई जाती है तो ये एक लवण बनाता है, प्लस साथ में यहाँ पे क्या बन जाता है, बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में वाटर बन जाता है। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है ना, इसे कहा जाता है उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन का हम लोगों को यहाँ पे मीनिंग समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं। देखो, ये जो वर्ड आया ना एंथैल्पी, इसका मीनिंग क्या होता है भाई? कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है, एक तरह के रिएक्टेंट्स मैंने लिए और वो रिएक्टेंट्स क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि कोई केमिकल चेंज हो रहा है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि ऊर्जा या तो एब्जॉर्ब होती है या फिर ऊर्जा क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी, ऊर्जा या तो अवशोषित होगी, या फिर एनर्जी वहां पे क्या होगी, रिलीज होगी, ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित। ये दो काम हो सकते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एनर्जी रिलीज होती है ना, यानी कि जो एनर्जी में चेंज आता है, वो एनर्जी चेंज ही क्या कहलाता है, हमारा एंथैल्पी कहलाता है। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एंथैल्पी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की। तो जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना, वो रिएक्शन कौन सी है, वो रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। भाई, किसी भी उदासीनीकरण अभिक्रिया में एंथैल्पी में कितना चेंज आने वाला है, कितनी एनर्जी रिलीज होने वाली है या कितनी एनर्जी बाहर से एब्जॉर्ब होने वाली है, इस एनर्जी चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए क्या लिख देंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण की एंथैल्पी। अब उदासीनीकरण की एंथैल्पी के लिए एक परिभाषा है। देखो, एक मोल अम्ल को यूज करना है और आपको एक मोल क्या यूज करना है, क्षार। एक मोल अम्ल और एक मोल क्षार यूज करना है, इनको स्थिर दाब पर, है ना, दाब को आपको क्या रखना है, स्थिर रखना है। और स्टैंडर्ड अगर आपको निकालनी है ना, मानक, तो आप टेम्परेचर कितना ले लो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो। 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम रूम का टेम्परेचर मान के चलते हैं, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में हम लोग नहीं बोल रहे हैं। यहाँ हम लोग क्या रख रहे हैं, बस कि आप दाब को क्या रख रहे हो, स्थिर रख रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे एक मोल अम्ल और एक मोल क्षार की क्रिया से क्या होता है, ये पूर्णतया उदासीन हो जाता है। कौन? एक मोल अम्ल एक मोल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है स्थिर दाब पे और क्या हो जाता है, पूर्णतया उदासीन हो जाता है, कंप्लीटली न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो ये पूर्णतया उदासीन जब होता है तो जितना यहाँ पे एनर्जी में चेंज आने वाला है ना, एंथैल्पी परिवर्तन, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, उदासीनीकरण की एंथैल्पी बोल देंगे। इजी सी चीज है भाई। एंथैल्पी क्या, किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी में होने वाला चेंज। अगर हमने वो केमिकल रिएक्शन कौन सी ले ली, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि एक मोल एसिड को एक मोल क्षार से आप न्यूट्रलाइज करवा रहे हो स्थिर दाब पे, तो जो एनर्जी में चेंज आ रहा है ना, जो एनर्जी में फर्क आ रहा है, जो एंथैल्पी परिवर्तन हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उदासीनीकरण की एंथैल्पी बोलेंगे। अगर हम किसी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की बात करते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां लिख देता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है और साथ में स्ट्रॉन्ग आपको क्या लेना है, बेस लेना है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस अगर आप लेते हो तो इनके न्यूट्रलाइजेशन की जो एंथैल्पी है ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर पर, वो कितनी आती है, 13.7 किलो कैलोरी। कितनी आती है, 13.7 किलो कैलोरी। यानी कि अगर आपने एक मोल HCl ले लिया, है ना, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल, और आपने एक ही मोल क्या ले लिया, NaOH,
यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये दोनों जब रिएक्ट करके क्या होंगे, न्यूट्रलाइज होंगे, सोल्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे जो एनर्जी क्यू रिलीज हो रही है ना, वो एनर्जी कितनी है यहाँ पे 13.7 किलो कैलोरी। ठीक है, कितनी होगी 13.7 किलो कैलोरी। आप दुनिया का कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है ना। चाहे आपने ले लिया HNO3, क्या ले लिया HNO3, और इसको आपने रिएक्ट करवा दिया किसके साथ में, NaOH के साथ। तो ये HNO3 जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड, और NaOH क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, एक तो बनाएंगे NaNO3 यानी कि हमारा सोडियम नाइट्रेट जो सोल्ट होगा, और यहाँ से OH और यहाँ से H मिलके क्या बना लेंगे H2O। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होने वाली है वो कितनी होगी 13.7 किलो कैलोरी। चाहे आप और कुछ ले लो, आपने HCl ले लिया, इसके साथ में आपने KOH ले लिया, दोनों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, एक तो बना लेगा देखो H2O जो बनने वाला है H और OH के साथ, और एक क्या बन जाएगा यहाँ पे KCl, प्लस यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी 13.7 किलो कैलोरी। तो अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और स्ट्रॉन्ग उसके साथ बेस लिया है, और अगर आप उनका न्यूट्रलाइजेशन करवा रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो उनकी न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी आएगी ना, उदासीनीकरण की एंथैल्पी, वो हमेशा कितनी आएगी 13.7 किलो कैलोरी। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है इस चीज के बारे में समझते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखो जब मैं किसी प्रबल अम्ल को प्रबल क्षार के साथ लेता हूं, तो हमेशा एक फिक्स्ड एंथैल्पी क्यों आती है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए। भाई उदासीनीकरण के लिए जो एंथैल्पी है ना, वो फिक्स्ड क्यों रहती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन ले ली जिसमें HCl को मैंने NaOH के साथ रिएक्ट करवाया। जब ये रिएक्शन होगी ना, तो देखो यहाँ पे जो HCl है ना, ये वियोजित होगा, ये टूटेगा और क्या देगा H प्लस और Cl माइनस। ऐसे ही NaOH जो है ये टूटेगा और क्या देगा Na प्लस और OH माइनस। अब यहाँ ये जो H प्लस है ना, ये इस OH माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, देखो ये दोनों रिएक्ट करेंगे, और ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, यहाँ पे H2O का मॉलिक्यूल बना लेंगे। जब यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा ना, तो उसके बाद देखो अब ये क्या प्रिपेयर हो चुका है, NaCl का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो चुका है। देखो NaCl है ना, ये H2O के अंदर क्या है, डिसॉल्व्ड है। तो जब H2O के अंदर NaCl रहेगा ना, तो वो NaCl की फॉर्म में नहीं रहेगा, वो किसकी फॉर्म में रहेगा, Na प्लस और Cl माइनस आयंस की फॉर्म में रहेगा। यानी कि होता क्या है कि जब विलियन बन जाता है ना, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले सोल्ट का जब विलियन बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, तो ये सॉल्यूशन में क्या रहता है 100% आयोनाइज्ड रहता है। यानी कि जब Na प्लस Cl माइनस प्लस H प्लस प्लस OH माइनस ये जब रिएक्ट करते हैं, तो NaCl प्लस H2O नहीं बनता, क्या बनता है H2O बनता है। लेकिन ये जो NaCl होता है ना, ये NaCl किसकी फॉर्म में रहता है, यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में रहता है। तो जो भी यहाँ पे एंथैल्पी आने वाली है ना, वो सिर्फ किसकी आने वाली है, H प्लस और OH माइनस की रिएक्शन की एंथैल्पी आने वाली है। यानी कि H प्लस और OH माइनस रिएक्ट करके क्या देंगे H2O। इसका फॉर्मेशन, इसके फॉर्मेशन की जो एंथैल्पी है ना, H प्लस और OH माइनस जब रिएक्ट करके H2O बनाते हैं, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी क्या होती है किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले सोल्ट के लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। वही होती है जो क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, यानी कि संभवन की एंथैल्पी है किसके लिए, H2O को बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है ना, H प्लस और OH माइनस को मिला के H2O को बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करके H2O बनाएंगे ना, तो उतनी ही एनर्जी यहाँ पे रिलीज होने वाली है, कितनी 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। अब हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोगों ने कोई दुर्बल अम्ल ले लिया है ना, वीक एसिड ले लिया, और वीक एसिड के साथ में अगर मैं कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लेता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड के बारे में आपको पता है ये क्या होता है, एक वीक एसिड होता है। वीक एसिड का मतलब दुर्बल अम्ल होता है। और दुर्बल अम्ल के साथ में मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, प्रबल क्षार ले लिया। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आएगी ना, भाई एसिड रिएक्ट करेगा बेस से, न्यूट्रलाइजेशन तो होना है। ये बात तो करेक्ट है कि जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो कोई ना कोई सोल्ट बनेगा। जैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट किया, तो क्या बना, सोडियम एसीटेट। क्या है ये एक सोल्ट है, क्या है,
ये एक सोल्ट है, ठीक है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन तो हुआ है, साथ में वाटर भी बना है, लेकिन यहाँ जो वाटर की फॉर्मेशन एंथैल्पी जो पिछले इसमें आई है ना भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में जो एंथैल्पी में चेंज आया है न्यूट्रलाइजेशन में, वो कितना आया है 13.7 किलो कैलोरी, लेकिन यहाँ पे जो आया है वो कितना आया 13.2 किलो कैलोरी। तो भाई वो जो 0.5 किलो कैलोरी एनर्जी है, वो एनर्जी कहाँ पे गायब हो गई? तो देखो यहाँ पे हमें बात क्या ध्यान रखनी है कि भाई जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, वो पूर्णतः आयनित हो जाता है, कंप्लीटली उसका आयोनाइजेशन हो जाता है। जैसे मैंने बताया था HCl जो होता है वो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, NaOH जो होता है वो Na प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। लेकिन अगर हम बात करें CH3COOH की, तो ये CH3COOH का यहाँ पे कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हो पाता, कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हो पाता, ठीक है। तो आनी कितनी चाहिए थी 13.7 किलो कैलोरी, लेकिन आई कितनी 13.2 किलो कैलोरी। तो माइनस करके देखते हैं तो 0.5 किलो कैलोरी। इतनी एनर्जी जो है ना, ये इतनी एनर्जी इसके आयोनाइजेशन में काम आ गई, ठीक है। ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ ना, तो ये क्या है, ये इसके आयनन की एंथैल्पी है। भाई ये कंप्लीटली, भाई जब ये टूटेगा क्या होने वाला है, ये टूटने वाला है CH3COO माइनस और H प्लस में टूटने वाला है, ठीक है, ऐसे ही तो होने वाला है। तो जब ये टूटेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। अब जब ये कंप्लीटली टूट ही नहीं पाया, तो थोड़ी बहुत एनर्जी जो 0.5 किलो कैलोरी एनर्जी थी ना, वो एनर्जी रिलीज नहीं हो पाई। मान लो जैसे 100 आपने इसके मॉलिक्यूल लिए, तो उसमें से 90 ही टूटे, 10 नहीं टूट पाए, इसलिए तो ये वीक एसिड है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाता, कंप्लीटली टूट नहीं पाता। तो जब इसके सारे बॉन्ड्स नहीं टूट पाए ना, जब ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाया, तो कुछ एनर्जी रिलीज नहीं हो पाई। कितनी 0.5 किलो कैलोरी। तो ये तो था हमारा जो कॉन्सेप्ट उदासीनीकरण की एंथैल्पी से रिलेटेड। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं हेस का ऊष्मा संकलन का नियम। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं वो है हेस का ऊष्मा संकलन का नियम, यानी कि हेस लॉ फॉर कांस्टेंट हीट समेशन। देखो ऊष्मागतिकी में ये जो नियम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, और ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पे डिपेंड करता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जहां से आप उनको अच्छे से समझ सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे हेस लॉ को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मैं कोई रिएक्शन डायरेक्ट करवाता हूं, जैसे ए कोई रिएक्टेंट है, ए से मुझे क्या मिल रहा है बी, है ना, ए से मुझे क्या मिला बी, ये केमिकल रिएक्शन हुई। इस केमिकल रिएक्शन में कितनी एंथैल्पी चेंज हुई क्यू, कितना एनर्जी में चेंज आया, मान लो क्यू चेंज आ गया। ये तो मैंने बिल्कुल सीधे स्टेप में करवा दी। पर मान लो मैं पहले ए से बनाता हूं सी, फिर सी से बनाया मैंने डी, और फिर डी से मैं कहां पे चला गया बी पे, यानी कि ए से सी में चेंज कितना Q1, सी से डी में चेंज कितना Q2, और डी से बी में कितना चेंज आया Q3। ये एनर्जीज में क्या आया है, चेंज आया है। तो यहाँ पे हेस लॉ क्या बोलता है कि किसी केमिकल रिएक्शन को एक या एक से अधिक पदों में संपन्न कराया जाए। मतलब इफ अ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन वन और मोर देन वन स्टेप्स, अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक या एक से ज्यादा पदों में संपन्न की जाती है, किस पर, स्थिर ताप और दाब पर। आपको कंडीशन याद रखनी है कि दोनों जो कंडीशन है ना, ए से डायरेक्ट भी जा रहे हो या ए से सी डी और फिर बी जा रहे हो, दोनों में आपको ताप और दाब को क्या रखना है, स्थिर। तो अभिक्रिया में होने वाला जो परिवर्तन है ना, ऊष्मा परिवर्तन, अभिक्रिया में होने वाला जो ऊष्मा परिवर्तन है वो सदैव क्या रहता है, समान रहता है। यानी कि ए से बी तक गए तो एनर्जी में चेंज कितना आया क्यू, जब आप ए से सी, सी से डी और डी से फिर बी जाओगे ना, तो ये क्यू की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यानी कि इन तीनों स्टेप्स में जो कंबाइंड चेंज आया है ना एनर्जी में, भाई जोड़ने के बाद जो चेंज आ रहा है ना एनर्जी में, वो किसके बराबर होगा, इस डायरेक्ट वाले के बराबर, यानी कि Q के बराबर। यानी कि एक रिएक्शन में पहले ए से बी प्राप्त किया, और इसमें कुल एंथैल्पी परिवर्तन क्या हो गया Q, तथा यदि पहले ए से सी, सी से डी और फिर डी से बी प्राप्त हो, तो डायरेक्ट क्या याद रखोगे, ये जो Q की वैल्यू आ रही है ना, ये Q की वैल्यू किसके बराबर आएगी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर। इसको बोलते हैं हम लोग हेस लॉ फॉर कांस्टेंट हीट समेशन। सीधे जाओ आप, या आप एक से ज्यादा स्टेप्स में जाओ,
तो एनर्जी में जो चेंज आने वाला है ना, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ऐड करके निकाल सकते हो। तो हेस लॉ का आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब मैं आपको इसकी एक एप्लीकेशन बता देता हूँ, एक एग्जांपल पे अपन इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे मैंने कार्बन को जलाया, ठीक है, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा के मैंने क्या बनाया, CO2। इसमें एनर्जी में चेंज कितना आया, Q इज इक्वल्स टू 94.3 किलो कैलोरी। इतनी यहाँ पे एंथैल्पी चेंज हुई है जब मैंने कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया। अब मैं क्या करता हूँ, कार्बन को जला के पहले, मतलब इसकी रिएक्शन में हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ करवा के कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा हूँ। इंथैल्पी में चेंज कितना आ रहा है, Q1 इज इक्वल्स टू 26 किलो कैलोरी। और जब मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को वापस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के CO2 बना रहा हूँ, इंथैल्पी कितनी चेंज हो रही है, 68.3 किलो कैलोरी। तो अब यहाँ देखो मैजिक, Q1 और Q2 को यदि मैं ऐड करूं, Q1 प्लस Q2 अगर मैं करता हूं, ठीक है, तो कितना आएगा, 26 प्लस 68.3, कितना आने वाला है ये, 0.3। 8 और 6 कितना हो गया यहाँ पे, 14। 1 कैरी हो जाएगा, तो 1 और 2 कितना, 3 और 6 कितना, 9। 94.3 किलो कैलोरी। ये कितना आ गया, 94.3 किलो कैलोरी। क्या ये इसके इक्वल आ गया, क्यू के इक्वल? तो देखो डायरेक्ट अगर आप बनाते हो C प्लस ऑक्सीजन से CO2, और आप क्या करते हो, पहले C से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हो, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप अगर इनको ऐड भी करोगे ना, तो ये डायरेक्ट वाले चेंज के इक्वल आएगा। यानी कि सीधे रिएक्शन में जो एनर्जी में चेंज आने वाला है ना, ऊष्मा में जो परिवर्तन आने वाला है, वो अलग अलग स्टेप्स में आने वाले चेंजेस के सम के इक्वल होता है। यही किसका नियम है, हेस का ऊष्मा संकलन का नियम। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप जरूर कमेंट करके बता सकते हो।